चक्रीय अर्थव्यवस्था है। चक्रीय अर्थव्यवस्था की भारत हित प्रासंगिकता मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों का अधिकतम दोहन, पुनरुपयोग, पुनः चक्रण शामिल है। इसमें न्यूनतम अपशिष्ट पर जोर दिया जाता है। अब जैसे बनारस में कचरे से कोयला बनाने वाली पहली परियोजना थी। बनारस में अभी नया नया प्लांट स्थापित करने की योजना थी कचरे से कोयला बनाने वाली। तो इसमें जो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल था उसमें 3 और जोड़ा गया है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिपेयर, रिकवर और रिफर्बिशमेंट, ये है 3 और। ठीक, मतलब 6 आर, जैसे हम लोग 3 आर लिखते थे अब इसमें 6 आर लिख देंगे। अब इसकी भारत हित प्रासंगिकता क्या है, हमारे पास कचरा बहुत है। जैसे कृषि अवशेष में बहुत कचरा है तो कृषि अवशेष से बायोफ्यूल बनाएंगे, कंपोस्ट खाद का निर्माण करेंगे, ये सब हो गया। बायोफ्यूल हो गया, कंपोस्ट खाद हो गया। उसके बाद कृषि अपशिष्ट से जैव ईंधन बनाएंगे, इथेनॉल वगैरह है कि नहीं। अभी जैसे E20 वाला आया था, मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल, EBP हो गया। ठीक, ये हो गया। उसके बाद प्लास्टिक भी बहुत है हमारे पास, तो प्लास्टिक उद्योग में इसका जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और पुनर्चक्रण करना है। अब जैसे क्या P2D मतलब प्लास्टिक टू डीजल, और P2R मतलब प्लास्टिक टू रोड, और P2E का मतलब प्लास्टिक टू एनर्जी मतलब प्लास्टिक टू ऊर्जा। तो जब भी चक्रीय अर्थव्यवस्था है तो 2 चीज़, कृषि अपशिष्ट लिखना है, प्लास्टिक वाला लिखना है, और ई वेस्ट तो है ही। जबकि सूचना संचार तकनीक का युग चल रहा है तो ई वेस्ट निकलेगा ही। तो भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है किसका, ई वेस्ट का है, कचरे का है। तो इसीलिए ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024 आया। और इसका उदाहरण क्या लिख देंगे, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, मतलब ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024, और जो प्लास्टिक वाला था उसका प्लास्टिक वाले में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लिख देंगे। अब निर्माण क्षेत्र इतना घर वर बन रहा है, इतना अवसंरचना निर्माण हो रहा है, तो उससे विध्वंस वाला वो होता है ना, मतलब घर और जो जैसे धूल मिट्टी कंकड़ उंकड़ वाला उड़ता रहता, वो निर्माण सामग्री का पुनः उपयोग करना। तभी देखो जो हम लोग जब जाते हैं बतरा उतरा, घर सपना जो इसे लगा देते हैं, है ना, पूरा वो, तो इसी को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। तो निर्माण से निर्माण सामग्री का पुनः उपयोग, उदाहरण सीमेंट, लोहे की छड़, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2023 बनाया गया था। जैसे फ्लाई ऐश से सड़क बनाना, जो राख होती है ना, फ्लाई ऐश, निर्माण क्षेत्र, फ्लाई ऐश से सड़क बनाना, फ्लाई ऐश से ही सरकारी बिल्डिंगें बनाना, राष्ट्रीय भवन बनाने के लिए। और यही राख का भी प्रयोग हम लोग कृषि में, वो राख छिड़कते हैं ना, ये तो गाँव में कृषि में पोषक तत्वों को भी बढ़ाने में काम आ सकता है। ये हो गया। अब अगला है मुद्रास्फीति प्रकार परिणाम। तो मुद्रास्फीति का वह आर्थिक स्थिति है जिसमें बहुत जल्दी रिवीजन कर रखे है, कल टेस्ट लिखना हम लोगों को, है कि नहीं, बहुत जल्दी डिस्कस करना है कि नहीं, पढ़िए। अब मुद्रास्फीति का है, मुद्रास्फीति का प्रकार परिणाम बताना है। मुद्रास्फीति एक स्थिति है, जैसे वह आर्थिक स्थिति है जिसमें किसी निश्चित समय में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, वो क्या होता है, मुद्रास्फीति। और इसमें मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आ जाती है। ठीक है। और कई प्रकार की मुद्रास्फीति होती है, जैसे मांग जन्य मुद्रास्फीति हो गई, लागत जन्य मुद्रास्फीति। मुख्य रूप से तो यही 2 होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अलग अलग हो गई। संरचनात्मक मुद्रास्फीति हो गई, कोर मुद्रास्फीति हो गई, हेडलाइन मुद्रास्फीति हो गई, है कि नहीं, स्टैगफ्लेशन हो गया, हाइपर मुद्रास्फीति हो तो दूसरी टाइप की हो गई, है कि नहीं, ये हो गया। मांगजन्य मुद्रास्फीति में क्या होता है, मांग बढ़ जाती है कि नहीं, वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, मतलब जितनी उपलब्धता होती है उससे अधिक मांग हो जाती है कि नहीं। तो इसका परिणाम क्या होता है, उपलब्धता कम हो जाती है और जनता पर बोझ पड़ता है, उत्पादन वृद्धि को प्रेरित करती है। फिर उत्पादन वृद्धि को प्रेरित करती है क्योंकि उपलब्धता कम हो जाती है, वस्तुओं की मांग अधिक हो जाती है, इसलिए उपलब्धता की मांग बढ़ जाती है, उत्पादन की मांग बढ़ जाती है, तो ये उत्पादन को प्रेरित करती है। दूसरा हो गया लागत जन्य मुद्रास्फीति। लागत जन्य मुद्रास्फीति मतलब जब वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ जाती है तो हो जाता है लागत जन्य मुद्रास्फीति ना। जैसे अभी भू राजनीतिक स्थितियाँ आ गई हैं, उसमें जैसे ईंधन और कच्चे माल की आपूर्ति कम होगी या उनकी लागत बढ़ जाएगी, है कि नहीं, तो इसमें ये हो जाता है। इसका परिणाम क्या होता है, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती हैं, इसमें बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, कंपनी द्वारा छटनी कर दी जाती है। जब लागत जन्य मुद्रास्फीति होती है तो कंपनी द्वारा छटनी की प्रक्रिया चालू कर दी जाती है ना। अब संरचनात्मक मुद्रास्फीति हो गई। संरचनात्मक मुद्रास्फीति में क्या आ जाएगा, कारण क्या है, काला बाजारी है, उत्पादन वितरण में अव्यवस्था से है कि नहीं, ये हो जाएगा। परिणाम क्या हो जाएगा,
असमानता बढ़ जाएगी, वस्तु उपलब्धता सीमित हो जाएगी। और कोर मुद्रास्फीति में क्या आता है, कोर मुद्रास्फीति में ईंधन और खाद्य वस्तुओं की जो मुद्रास्फीति होती है उसको हटा देते हैं, क्योंकि इनकी लोचशीलता अधिक होती है, इसमें हमेशा महंगाई बढ़ती घटती रहती है, इसीलिए इसको हटा देते हैं। और जब इसको जोड़ लेते हैं तो हेडलाइन मुद्रास्फीति हो जाती है ना। परिणाम क्या होता है इसका, दीर्घकालिक मूल्य वृद्धि हो जाती है। अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें मुद्रास्फीति भी होती है और मंदी भी रहती है ना, वही बेरोजगारी बढ़ जाती है, धीमी आर्थिक वृद्धि दर होती है। इसका परिणाम क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, उत्पादन में कमी हो जाती है। अब तीव्र, सतत और समावेशी विकास जब भी आए तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें समाज के सभी वंचित वर्गों को आर्थिक विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। अब जैसे SDG 1, 2, 3, 4 पूरा SDG लिख डालें इसमें, है कि नहीं। SDG 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 सब। आवश्यकता क्यों है इसकी समावेशी विकास की, आर्थिक असमानता बढ़ी है, आर्थिक असमानता को कम करने के लिए। जैसे ऑक्सफैम रिपोर्ट आई है, उसने बोला है कि 1% लोगों के पास 45% संपत्ति है, तो आर्थिक समानता की आवश्यकता है, इसीलिए हमको तीव्र, सतत और समावेशी विकास की जरूरत है। गरीबी बढ़ रही है, गरीबी को कम करने के लिए, हालांकि MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 कहता है कि 22 करोड़ गरीब अभी भी हैं। क्यों कि 22 करोड़ गरीब बाहर हो गए हैं, क्यों यार, गरीबी बढ़ी, 22 करोड़ लोग अभी गरीब हैं, 22 करोड़ लोग गरीब हैं, 45 करोड़ लोग बाहर हुए, 45 करोड़ बाहर हुए थे ना। तो क्षेत्रीय असमानता भी है इसमें, उत्तर पूर्व को तरफ देख लेते हैं और पूर्व के राज्य देख लेते हैं, ये अविकसित हैं, ग्रामीण क्षेत्र भी अविकसित हैं। महिला सशक्तिकरण आवश्यक है, इसीलिए समावेशी विकास की आवश्यकता है, क्योंकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो ऑफ महिलाओं का क्या है, वो 41.7% है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार। डिजिटल डिवाइड है, इसीलिए सतत समावेशी विकास की आवश्यकता। और डिजिटल डिवाइड क्या है, 38% परिवार ऐसे हैं जो साक्षर हैं डिजिटली में, मतलब 62% परिवार डिजिटली असाक्षर हैं। और शिक्षा में असमानता है ही, पता ही है सबको। विकसित भारत लक्ष्य 2047 को प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता है। आय का हिस्सा पुरुष और महिलाओं में, पुरुष का जो आय का हिस्सा है वो 82% है, मतलब 82% जितना भी इनकम सैलरी दी जाती है उसमें वो 82% पुरुषों को दी जाती है और 28% महिलाओं को दी जाती है, 18% सॉरी महिलाओं को दी जाती है। ये का नया ऐड किया था, लिख लो ये वाला। 38% परिवार वाला भी और ये वाला भी, पुरुष महिला साक्षरता, अरे पुरुष महिला में जो आय का हिस्सा है वो